अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 8 के इब्तदाई आर्टिकल पे हमारी बात होगी। चैप्टर हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से है, जिसमें हम सारा इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बातें जो हैं उस पर बात करेंगे। इब्तदाई हिस्सा जो है उसमें कोई खास ऐसी कोई तफसीली लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। सिंपली यूँ कह लें कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ मुख्तसर से जो हैं वो बताए गए हैं, और उनमें से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपनी मैट्रिक क्लासेस में जो हैं वो पढ़ के आए हुए हैं। तो इसलिए कुछ ज़्यादा यूँ कह लें कि फ़िलहाल स्टार्ट में कोई ऐसी तफसीली या वर्ड बाय वर्ड याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ और आपने वही जो हैं वो याद रखनी है। मसलन सबसे पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के हवाले से उसने बात की है। इसमें भी कोई लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक लाइन की जस्ट दो डेफिनेशन है और ये एक एक साथ मिसाल जो है वो आपने बस इसमें याद रखनी है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन से मुराद वो रिएक्शंस हैं जो सिर्फ एक ही सिमत में चलते हैं। मतलब आपने रिएक्शन करवाया और प्रोडक्ट्स बनना शुरू हुई, लेकिन वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो वापस दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होती, या अगर होती भी हैं तो ना होने के बराबरी। इसलिए हम यही कंसिडर करते हैं कि रिएक्शन जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड ही चल रहा है, सिर्फ रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट्स ही बनाकर दे रही हैं। जो प्रोडक्ट्स हैं वो वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो रही। तो इस किस्म के जितने भी रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड ही चलता है, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके सिर्फ हमें प्रोडक्ट्स ही बनाकर देती हैं, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो या तो बिल्कुल रिएक्टेंट्स में वापस कन्वर्ट नहीं होती, या अगर होती भी हैं तो ना होने के बराबर, यानी निग्लिजिबली रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड चलता है। निग्लिजिबली जो है वो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होती हैं ना होने के बराबर। निग्लिजिबली का मतलब ना होने के बराबर। तो इस किस्म के रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब उसने इसकी मिसाल जो किताब में दी है, जो कि आप साथ एग्जाम्पल के तौर पे याद रखेंगे, कि सोडियम जो है उसको अगर आप पानी में डाल दें, सोडियम मेटल को, तो वो पानी से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। अगर हम अब ये चाहें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वापस हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करके फिर दोबारा हमें पानी बना दे और हमें सोडियम मेटल बनना हासिल होना शुरू हो जाए, सोडियम मेटल इस रिएक्शन में दोबारा बनना शुरू हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए रिएक्शन जो है वो जस्ट फॉरवर्ड ही चल सकता है, बैकवर्ड नहीं चलेगा। तो लिहाजा ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन की मिसाल है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जो फॉरवर्ड भी चले और बैकवर्ड भी चले, यानी रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट हों और प्रोडक्ट्स जो हैं वो वापस रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हों, यानी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों सिमतों में मूव करता है। उन्हें हम साइंस की ज़ुबान में रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। यानी जो रिवर्स भी हो सकता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होती हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो वापस उसी लम्हे दोबारा फिर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं, तो उन्हें हम साइंस की ज़ुबान में रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। इसकी एक बड़ी मशहूर और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल उसने दी है, जिसका जिक्र जो है वो इस चैप्टर में भी आगे कई जगह आएगा, और यहाँ भी उसने एग्जाम्पल के तौर पर कोट किया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसेज जो हैं ये अगर 450 डिग्री टेम्परेचर पे और आयरन कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाई प्रेशर पे आपस में रिएक्ट करें तो ये हमें अमोनिया बनाकर देती हैं। इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि अमोनिया जो है वो शुरू में तो अमोनिया बन रही होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद अमोनिया जो है वो दोबारा फिर वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड भी चल पड़ता है, रिवर्स भी हो जाता है। तो इस किस्म के जो रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों सिमतों में मूव करते हैं बराबर, और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा रही होती हैं और बराबर उसी लम्हे प्रोडक्ट्स जो है वो वापस रिएक्टेंट्स में आ रही होती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो बस ये दो आपने इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन टाइप चीज़ें याद रखनी है, और साथ में आपने ये एक एक एग्जाम्पल दे देनी है। तो ये इतना ही इस आर्टिकल के अंदर जो है वो आपके लिए काम की चीज़ है। उसके बाद आगे इसी तरह स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो ये जो स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है
इसमें भी इब्तदाई हिस्सा जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने याद रखना है। बाकी इसकी तफसील जो है उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। चैप्टर 11 के स्टार्ट में जाके जब हम दोबारा फिर चैप्टर 11 शुरू करेंगे तो उसमें फिर ये थोड़ी सी गुफ्तगू जो है उसको मैं ज़रा ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ इतनी डिटेल से समझने की कोई ऐसी खास इसमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इब्तदाई हिस्सा देखें कि अगर आपसे को पूछे कि व्हाट डज इट मीन बाय स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अगर आपसे को पूछता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, तो ये आपने 3-4 लाइनों का एक इब्तदाई पैराग्राफ जो है इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बयान करना है। उसने लिखा है कि इफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज अलाउड टू कंटिन्यू फॉर ए कंसिडरेबल लॉन्ग टाइम, कि अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों सिमतों में चल सकता है, अगर उसको एक मुनासिब टाइम तक चलने दिया जाए तो विदाउट चेंजिंग द कंडीशंस, और कंडीशंस में तब्दीली किए बगैर, मतलब ये जो आप टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रेशर वगैरह इस तरह की चीज़ें सेट करते हैं, इनको वो कंडीशंस कह रहा है कि अगर कंडीशंस में तब्दीली लाए बगैर अगर आप किसी रिएक्शन को एक मुनासिब टाइम के लिए चलता रहने दें तो देयर इज नो फर्दर चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, तो रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन में कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होगी। कंपोजिशन से मुराद के यानी जितने जितने मोल या जितनी जितनी परसेंटेज रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की उसके अंदर मौजूद होगी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, वो रिएक्शन बेशक घंटा बाद में चलता रहे, 10 घंटे चलता रहे, 100 घंटे चलता रहे, उस परसेंटेज रेशो में या उस मोल रेशो में कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होगी। मसलन आप ये देख सकते हैं कि ये 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन मैंने लिखे हैं और इधर 2 मोल अमोनिया है। जब इक्विलिब्रियम तवाज़न कायम हो जाएगा, जब ये रिएक्शन एक मुनासिब हद तक चलता है और अमोनिया जो है वो वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेंज होना शुरू हो जाती है, तो फिर ये बराबर जब दोनों सिमतों में रिएक्शन चल रहा होगा, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते जाएंगे और अमोनिया वापस उसी लम्हे फिर दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेंज होते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि उस लम्हे जितनी जितनी परसेंटेज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और अमोनिया की रिएक्शन मिक्सचर के अंदर मौजूद होती है, आप 10 घंटे बाद दोबारा फिर चेक करेंगे तो वो उतनी उतनी परसेंटेज ही तीनों की मौजूद होगी। आप 50 घंटे बाद चेक करेंगे तो भी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया की उतनी उतनी परसेंटेज ही रिएक्शन के अंदर मिलेगी। इसका मतलब है कि यानी कोई रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन में, कंपोजिशन से मुराद यही है कि परसेंटेज रेशो में या मोल रेशो में कोई तब्दीली आपको नज़र नहीं आएगी। आप जितनी देर के बाद भी दोबारा चेक करेंगे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया की जो परसेंटेज रेशो है वो उतनी ही रिएक्शन मिक्सचर के अंदर आपको मिलेगी, क्योंकि रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में जाती हैं तो बराबर उसी लम्हे प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट्स में आ रही होती है, इसलिए चेंज कोई नहीं आती। तो रिएक्शन इज सेड टू हैव अटेन्ड ए स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इस चीज को हम केमिस्ट्री की जुबान में कहते हैं कि ये जो हमारा रिएक्शन है इसने इक्विलिब्रियम की हालत हासिल कर ली है, या ये इक्विलिब्रियम की कैफियत को पहुंच गया है। वंस दिस इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, जब एक दफा ये इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, तवाज़न कायम हो जाएगा, तो इट विल लास्ट फॉर एवर इफ अनडिस्टर्ब्ड, तो ये हमेशा भी ऐसे चलता रह सकता है अगर ये अनडिस्टर्ब्ड रहे, मतलब कि आप इसमें कोई छेड़छाड़ ना करें, कंडीशंस वगैरह में कोई तब्दीली क्रिएट ना करें। तो ये इतना आपने इसमें बयान कर देना है। अगर आपसे को पूछे कि व्हाट डज इट मीन बाय स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद इसी आर्टिकल में अगर आप नीचे जाएंगे तो ये नीचे उसने आपको ना अब एक और चीज समझाने की कोशिश की है कि ये जो इक्विलिब्रियम की कैफियत होती है या ये जो तवाज़न की कैफियत होती है, इस कैफियत पे रिएक्शन के अंदर चल क्या रहा होता है, रिएक्शन को हो क्या जाता है, जिसको हम कहते हैं कि जनाब ये इक्विलिब्रियम चल रहा है जी इस वक्त। तो इक्विलिब्रियम किस चीज का नाम है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या कैफियत चल रही होती, तो उसकी अब वो वजाहत आपको करने लगा है। अगर आपसे ये को पूछे कि व्हाट डज इट मीन बाय द केमिकल व्हाट हैपन्स एट द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कि जी इक्विलिब्रियम कैफियत पे हो क्या जाता है, तो उसमें आपने फिर ये द सिचुएशन सजेस्ट्स टू पॉसिबिलिटी, ये लास्ट जो फिगर बनी हुई है आपकी बुक में, इसके बराबर जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है उसमें नीचे आप ये 2 पॉइंट जो लिखे हुए हैं उसके ऊपर डेढ़ लाइन में जब आप ये स्टार्ट करेंगे तो यहां से लिखना शुरू करेंगे, द सिचुएशन सजेस्ट्स
टू पॉसिबिलिटीज ऑफ द स्टेट ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, कि अगर वो पूछे कि व्हाट हैपेंस एट द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कि जनाब केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट पे क्या हो रहा होता है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, तो आप उसमें भी लिखेंगे कि द सिचुएशन सजेस्ट्स टू पॉसिबिलिटीज ऑफ द स्टेट ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, कि जनाब दो सिचुएशंस हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं जो इक्विलिब्रियम हालत में रिएक्शन के अंदर रूनुमा होती कही जा सकती हैं। मसलन क्या कि ऑल रिएक्शंस सीज एट इक्विलिब्रियम, सीज का मतलब होता है रुक जाना, ठहर जाना, कि जब इक्विलिब्रियम कायम होता है तो क्या इसका मतलब यह है कि हर किस्म का रिएक्शन रुक गया है, सीज हो गया है, और सिस्टम जो है वो बिल्कुल स्टेशनरी यानी साकन हो गया, ठहर गया है, तो क्या इक्विलिब्रियम इस चीज को कहते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस सिम्युलटेनियसली एट एग्जैक्टली द सेम रेट, और दूसरी के चीज ये है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो बराबर एक ही रफ्तार से बैक वक्त, सिमल्टेनियसली का मतलब बैक वक्त रूनुमा हो रहते हैं, तो क्या इक्विलिब्रियम हम इस चीज को कहते हैं। तो उसमें फिर आगे वो लिखता है कि इट इज नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट द लेटर कंडीशंस प्रिवेल इन रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ रिएक्शन। लेटर का मतलब होता है बाद में, कि यानी ये जो बाद में जिस बात का जिक्र किया गया, यानी ये जो सेकंड पॉइंट में जिस बात का जिक्र किया गया है, अब पूरी दुनिया यूनिवर्सली यानी इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि रिएक्शन के अंदर ये जो सेकंड पॉइंट में बात लिखी गई है असल में ये कुछ चल रहा होता है। प्रिवेल का मतलब होता है गालब आना, यानी इस चीज के होने के इम्कानात गालब होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जब वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेज पे होता है, यानी रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों रिएक्शन जो है वो बराबर रूनुमा हो रहे होते हैं, एंड इट इज नोन एज द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, और इसी चीज को हम केमिस्ट्री की जुबान में डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ये चौथे चैप्टर में जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की टर्म आई थी, ये समझ लें कि दूसरे लफ्जों में उसी की तरफ वो इशारा कर रहा है। तो ये आपने इतना इसमें दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जो है वो बात बयान कर देनी है। अगर वो आपसे पूछे कि जनाब ये क्या रूनुमा हो रहा होता है रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम के ऊपर, यानी व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन मिक्सचर एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब उसके बाद जो अगली बात इंपॉर्टेंट शुरू हो रही है, जो समझ लें कि आपके ज्यादा काम की चीज है, वो असल में है जिसको आप लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो कहते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी याद रखनी है, और ये आपने मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ा होगा, इसलिए बहुत सारी बातें आपको पहले से भी इल्म में होंगी। ये साइंटिस्ट लोगों के नाम जिन्होंने ये पेश किया वो भी उसने स्टार्ट में बयान कर दिया है, लेकिन असल में चीज़ जो है वो इसके काम की जो हमारे शुरू होती है वो इसकी डेफिनेशन से शुरू हो रही है, और ये डेफिनेशन आगे भी जिक्र तज़किरा इसका होता रहेगा, इसलिए आपने याद रखना है कि लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड्स, कि यानी जिस रफ्तार से कोई रिएक्शन चल रहा होता है वो रफ्तार जो है, वो जो रेट है रिएक्शन का, वो बराह रास्त प्रोपोर्शनल होता है, बराह रास्त डिपेंड करता है किस पे, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। हाँ जी, किस चीज के प्रोपोर्शनल होता है वो रेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, के वो रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के बराह रास्त प्रोपोर्शनल होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जिस रफ्तार से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, वो रफ्तार, वो रेट जो है वो बराह रास्त डिपेंड करता है किस पे, रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के हासिले ज़रब के प्रोडक्ट के। ये एक्टिव मास का जो लफ्ज है इसको आप कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, यानी दूसरे लफ्जों में जो रिएक्शन की रफ्तार है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की ज्यादा होगी उतना ही समझ लें कि रेट ऑफ रिएक्शन भी तेज होगा, और जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कम होगी समझ लें कि उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होगा। तो ये वो चीज है जिसको आप यानी इस तरह बयान कर सकते हैं, द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड्स का मतलब यानी जिस रफ्तार से कोई रिएक्शन आगे बढ़ रहा है वो रफ्तार, वो रेट जो है
वो बराह रास्त डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस या दूसरे लफ्जों में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। एक तो ये डेफिनेशन होगी लॉ ऑफ मास एक्शन की। अब ये एक्टिव मास की जो टर्म है उसको उसने अलग से भी डिफाइन कर दिया है, ये एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। तो वो 1.5 लाइन में उसने लिखा है कि टर्म एक्टिव मास रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। कि किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन की शक्ल में जब रिएक्शन हो रहा हो तो जो रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट के अंदर, वो जो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट में कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की, उसी को हम केमिस्ट्री की जुबान में असल में एक्टिव मास कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि एक्टिव मास से मुराद मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के यूनिट में जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की, उसी का दूसरा नाम है। अब उसके लिए उसने जरा थोड़ा सा आगे एक एक्सप्लेनेशन शुरू की है और यहां से फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो टर्म है वो आपको मुतारफ करवाएगा। अब वो कहता है कि फर्ज करें कि हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है जिसमें ए और बी ये दो रिएक्टेंट्स जो हैं ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और हमें सी और डी ये दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना के दे रहे हैं। तो ये एक जनरल रिएक्शन हमने फर्ज कर लिया है और रिएक्शन को इस इक्वेशन के जरिए हमने रिप्रेजेंट किया है। अब इसके ऊपर ये छोटा सा के एफ और ये नीचे से छोटा सा के आर भी लिखा हुआ है। ये के एफ से मुराद फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है और ये के आर से मुराद रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। बहरहाल इस पे अभी नीचे जाके हमारी बात होगी। वो कहता है कि जो इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन होती है ए की, बी की, सी की और डी की, इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के जो है वो जाहिर किया जाता है। मतलब आपने ऐसे अगर लिख दिया है ब्रैकेट डाल के इसके अंदर ए, तो इससे मुराद ये ब्रैकेट जो होती है ना, ये ब्रैकेट असल में इसी कंसंट्रेशन को ही जाहिर करती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब के यूनिट के अंदर। तो लिहाजा वो कहता है इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होती है ए बी सी डी वगैरह की, उनको स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिखते हैं और उनको मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के यूनिट के अंदर ही बयान किया जाता है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन की जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है, उस लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक हम कह सकते हैं कि जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा होगा तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार यानी कि रेट होता है वो रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक ही हम लिखेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार होती है वो बराह रास्त डिपेंड करती है किस पे, रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के हासिले ज़रब के या रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के हासिले ज़रब के। अब ये ब्रैकेट जो है वो कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करती है और ए और बी हमारे रिएक्टेंट्स हैं। तो रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के बराह रास्त डिपेंड करता है फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार है। अलामती तौर पे आप इसको आर एफ लिख सकते हैं। आर एफ से मुराद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और अगर प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो इक्वालिटी आ जाएगी और साथ ये कांस्टेंट आ जाएगा के एफ, ये जो आपने ऊपर लिखा है, यानी इसको रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और आगे ये उसी तरह ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो ये समझ लें कि आपकी अलामती तौर पे इक्वेशन नंबर 1 समझ लें कि बन गई। अब इसको वो कह रहा है नीचे कि के एफ से मुराद यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ही है और इसको रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और इसी तरह आर एफ जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन इसके रिवर्स रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करें तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होगा वो भी बिल्कुल लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो भी बराह रास्त डिपेंड करेगा किसके, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट्स की। तो ये मैंने लिख दिया। अब यहां से बाद बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जी आप डेफिनेशन में तो बार बार बोल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, जबकि सी और डी तो हमारी प्रोडक्ट है।
तो बच्चों इसमें ये बात याद रखनी है कि जब आप रिवर्स चलते हैं यानी पीछे को चलते हैं तो उस वक्त सी और डी आपकी रिएक्टेंट्स होती हैं, लिहाजा ए और बी तो रिएक्टेंट हैं ही हैं, लेकिन वो फॉरवर्ड रिएक्शन की रिएक्टेंट है। लेकिन जब रिवर्स रिएक्शन चलेगा तो फिर इन दोनों ने आपस में मिलकर चूंकि ए और बी बनानी है, इसलिए रिवर्स चलते हुए सी और डी आपकी रिएक्टेंट्स ही कंसिडर होंगी। तो अब आपने इसी तरह इसको भी अलामती तौर पे लिख लेना है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, प्रोपोर्शनैलिटी खत्म की यहां से तो इक्वालिटी आ गई, और साथ ये के आर यानी कि रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और आगे सी कंसंट्रेशन इनटू डी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, इसको आप अलामती तौर पे इक्वेशन 2 कह सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि जब इक्विलिब्रियम कायम होता है तो इक्विलिब्रियम पे जाके फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार जो है वो बराबर हो जाती है। तो एट इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन तवाज़न की हालत में यानी चल रहा होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये दोनों बराबर होते हैं। अब आपने आर एफ और आर आर इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से यहां पे पुट करनी। इक्वेशन 1 के मुताबिक आर एफ किसके बराबर है, वो बराबर है के एफ इंटू ए कंसंट्रेशन इंटू बी कंसंट्रेशन, और आर आर किसके बराबर है, वो बराबर है के आर इंटू सी कंसंट्रेशन इंटू डी कंसंट्रेशन। अब आप इसमें ये जो रेट कांस्टेंट हैं इनको अगर कर दें एक तरफ और जो कंसंट्रेशंस हैं इनको कर दें एक तरफ, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी। अब इसमें कोई पाबंदी नहीं होती कि आपने के आर किधर लेके जाना है और के एफ किधर लेके जाना है, या ए बी कंसंट्रेशन किधर को शिफ्ट करनी है और सी डी कंसंट्रेशन किधर को शिफ्ट करनी है, लेकिन किताब की रवायत के मुताबिक हम के आर को इसके नीचे ले आते हैं और ये कंसंट्रेशन जो है वो उधर ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा के एफ ओवर के आर, और इधर ये ऊपर सी कंसंट्रेशन इंटू डी कंसंट्रेशन ये तो रहेगी, और ये ए और बी की कंसंट्रेशन जो है वो इसके नीचे आ जाएगी। तो ये इक्वेशन यूं बन गई। अब ये जो दोनों रेट कांस्टेंट्स की रेशो है इसको हम अलामती तौर पे कहते हैं के सी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये उसने बता दिया कि इन दोनों रेट कांस्टेंट्स की रेशो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, और इधर ये सी कंसंट्रेशन इंटू डी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए कंसंट्रेशन इंटू बी कंसंट्रेशन, ये एक पहली इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है वो हमारे पास बन गई। तो उसने बताया कि यहाँ पे के सी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्शन का, और के सी असल में एक रेशो का नाम है। किसकी रेशो, दोनों रेट कांस्टेंट्स की, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, इसकी रेशो को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कन्वेंशनली यानी कि रवायती तौर पे वो कहता है कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो उसको न्यूमरेटर के तौर पे लिखा जाता है, जबकि जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है उसको डिनोमिनेटर के तौर पे लिखा जाता है आमतौर पे। तो ये आप यानी कि अलामती तौर पे इसको कह सकते हैं कि के सी बराबर है किस चीज के जी, कि ऊपर है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और नीचे है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो अलामती तौर पे यानी अंग्रेजी में भी ऐसे लिख सकते हैं आप, या आप यूं कह लें कि ये जो के सी है ये असल में किस चीज की रेशो है, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन और डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, ये तो आपने एक जनरल रिएक्शन जो है वो कंसिडर किया कि जिसमें ए और बी आपस में मिलकर सी और डी बनाते हैं, और आप गौर करें कि इक्वेशन में जहां कुछ नहीं लिखा समझें वहां 1 ही होता है। तो ये एक किस्म का एक मोल रिएक्टेंट्स का आपस में मिलके एक मोल प्रोडक्ट का जो है वो हमें बना के दे रहे हैं। लेकिन अगर हम फर्ज करें कि रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स बराबर ना हो रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट के, तो फिर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। मसलन मैं अगर कहूं कि ए रिएक्टेंट के ए मोल्स और बी रिएक्टेंट के बी मोल ये आपस में रिएक्ट करके सी प्रोडक्ट के सी मोल और डी प्रोडक्ट के डी मोल हमें बना के देते हैं, तो अगर इस किस्म के रिएक्शन के लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना हो जैसे ये लिखा है, तो आप इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। तो ये बन जाएगा के सी बराबर, हाँ जी, ऊपर तो प्रोडक्ट की ही कंसंट्रेशन आनी है यानी सी कंसंट्रेशन इंटू डी कंसंट्रेशन,
और नीचे रिएक्टेंट्स की ही कंसंट्रेशन आनी है, यानी ए कंसंट्रेशन और बी कंसंट्रेशन। लेकिन ये जो इनके कोएफिशिएंट्स होते हैं ये ऊपर एक्सपोनेंट यानी कि पावर में चले जाएंगे। तो कैपिटल सी का जो कोएफिशिएंट था स्मॉल सी वो इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगा, और कैपिटल डी का जो कोएफिशिएंट था वो ऊपर इस तरह चला जाएगा, और इसी तरह इसके ऊपर ए आ जाएगा और इसी तरह इसके ऊपर बी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, यानी सी कंसंट्रेशन पावर स्मॉल सी, डी कंसंट्रेशन पावर स्मॉल डी, ए कंसंट्रेशन पावर स्मॉल ए, बी कंसंट्रेशन पावर स्मॉल बी। तो ये आपका फाइनल इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। तो वो आखिर में बता रहा है कि लिहाजा कोएफिशिएंट्स जो होते हैं इक्वेशन के अंदर वो एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर्स के तौर पे अपीयर होते हैं टर्म्स की, जो ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स आप लिखते हैं ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर, ये जो इक्वेशंस इस तरह बनती हैं ना इनको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर वो कहता है ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ये ऊपर एक्सपोनेंट्स में यानी कि पावर्स में नमूदार हो जाते हैं।